विचार मंथन में आपका स्वागत है। बस से सफर करना महंगा हो गया। और बस से सफर कौन करता है? बस से सफर करता है आम आदमी, बस से सफर करता है कमजोर वर्ग का आदमी, बस से सफर करता है वंचित वर्ग का आदमी। तो जब उन पर एक पैसे का भी दबाव बढ़ता है तो उनकी स्थितियां विषम हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में बसों के किराए में एकदम 24% की वृद्धि कर दी गई। हालांकि 2020 में भी वृद्धि की गई थी। उस समय डीजल के दाम 63 रुपये 52 पैसे था, आज 90 रुपये है। और 24% की वृद्धि से एक मोटा मोटा आकलन लगाया गया है कि लखनऊ में अगर अब आपको जाना है तो 24 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे, ऐसा कहा गया है। बल्कि कहा गया है, ये तो बाकायदे चरितार्थ भी हो रहा है कि पैसे बढ़ करके देने पड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता था कि आपने सफर महंगा कर दिया। आप तो कह रहे थे कि हम बिजली महंगी करेंगे, जिस पर दबाव था कि बिजली महंगी हो जाए तब क्या होगा, तब तो आम आदमी और परेशान हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध लगा, तो अब लगता है कि बिजली के दाम तो अभी नहीं बढ़े हैं, लेकिन जैसे हालात हैं उसको देखते हुए तो कहा यही जा रहा है कि देर सवेर अब बिजली का भी झटका लगेगा। लोग क्या क्या कह रहे हैं? कहते ये हैं कि बजट उत्तर प्रदेश का आएगा 21 फरवरी को। जब बजट में दाम बढ़ाए जाएंगे तो एक क्यास होता है कि अरे दाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए। लेकिन जब उसके पहले दाम बढ़ा दिए जाते हैं तो उतना असर नहीं होता है। आज जब रोडवेज के बस अड्डों पर हमारे रिपोर्टर गए और यात्रियों से बातचीत की तो उनमें झंझलाहट भी थी, गुस्सा भी था, और वो सब ये बात कह रहे थे कि किस तरीके से ये यात्रा को महंगा कर दिया गया है। और उनका ये भी कहना है कि जब ये कहा गया कि डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो उनका कहना था ये भी तो सब सरकार का ही है, चाहे इधर बढ़ाइए, चाहे उधर बढ़ाइए, चाहे इधर कटाइए, ये सब आपके हाथ में है। बहरहाल यात्री तर्क को समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसकी जो जेब है ना वो खाली होती है। आज हमने इस पर जब बस अड्डों पर बातचीत की यात्रियों से, तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा यात्रियों ने। पहले सुन लीजिए उनकी बात को। यात्रियों को क्या असर पड़ेगा? बहुत तो बोझ तो पड़ेगा ही, महंगा। यात्रियों को क्या असर पड़ेगा? बहुत तो बोझ तो पड़ेगा ही, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से किराया बढ़ा रहे हैं, लेकिन यात्री को तो कटना ही है, तो नुकसान तो हम लोगों का होगा ही। कहाँ जा रहे हैं? तो इलाहाबाद प्रयागराज जा रहे हैं। अच्छा, 25 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया। हाँ, पता चला तो 25 बढ़ा दिया निर्णय है, क्या असर होगा? ये गलत निर्णय है, कि जनता के ऊपर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो जी किस तरीके का निर्णय है? ये निर्णय गलत है ना, ये जो किराया बढ़ाना गलत निर्णय है। तो क्या असर होगा जनता के ऊपर इसका? महंगाई को माफ पड़ेगा वैसे। 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ गया है, किस तरह का ये डिसीजन है, क्या असर होगा जनता के ऊपर? क्या है बे, ये जो मिडिल क्लास हो गए उन्हीं पे इफेक्ट पड़ता है, बाकी जो आना जाना है और जो ये मोदी सरकार चल रही है उस पर भी, उस पर मतलब हर चीज़ पे टैक्स बढ़ाना या हर चीज़ पे किराया बढ़ाना, तो ये मिडिल क्लासों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। इस तरह का निर्णय है? निर्णय गलत है सर, और इतना किराया बढ़ाना नहीं चाहिए। यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लोग कमाई मामले में लोग एकदम पैसा इनकम है नहीं, महंगा
कभी कभी जब आप आम जन से बात करें तो बड़ा स्थिति स्पष्ट होती, क्योंकि आम लोग जो होते हैं उतने कुशल नहीं होते हैं, उनमें तार्किक विश्लेषण उतना अच्छा नहीं होता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि अरे वो तो अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। हाँ भाई, बढ़ गया है पैसा, बढ़ना नहीं चाहिए, लगातार बढ़ रहा है, सिर्फ यही एक आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन क्या वास्तव में ये जो दाम बढ़ रहे हैं वो क्या आम आदमी को नहीं परेशान कर रहे हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। तीनों युवा मेहमान हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं रचित पाठक, भारतीय जनता पार्टी से है। हमारे साथ कांग्रेस से है मोहित दीक्षित और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से है अभिषेक गुप्ता मोनू। सबसे पहले रचित, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो बसों का किराया बढ़ाया गया है उससे आम जन पर इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जब से कल ये सूचना सरकार के द्वारा दी गई कि बसों के किराए में सरकार द्वारा वृद्धि की जा रही है, उसके बाद से माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसका पूरा संज्ञान लिया और आने वाले बजट में उन्होंने इस चीज़ का पूरा जनता को आश्वासन दिया है कि इस पर हम लोग विचार करके इसको सही किया जाएगा। जनता के ऊपर किसी प्रकार का बोझ अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं डाला है। जनता के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, वंचितों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो निश्चित रूप से आगे भी इस पर विचार कर कर इस बोझ से जनता के ऊपर बिल्कुल ही नहीं डाला जाएगा। इसलिए माननीय योगी जी ने जनता को आश्वस्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी इसकी घोषणा भी की जा चुकी है और जिस तरह से पूरे प्रदेश का ढांचा विकसित हो रहा है, जिस प्रकार से चाहे हमारी सड़कें हों, चाहे हमारे अस्पताल हों और गरीबों की सुविधाएं, चाहे उनको अनाज की व्यवस्था हो, गरीबों तक जिस तरह की व्यवस्थाएं सरकार पहुंचा रही है, तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं असर सरकार पर बोझ पड़ता है और उसको जनता के ही माध्यम से, क्योंकि सरकार के पास कोई अपना तो वो होता नहीं, जनता से ही वो पैसा। लेकिन हाँ, सरकार ने हमेशा इस चीज़ की चिंता की है कि उस पैसे को हम जो हमारे देश के उद्योगपति हैं या उद्योग बंधु हैं, बड़े लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, या इस तरह से उसको लिया जाए और जनता को उसकी सुविधाएं दी जाएं। ये बताइए रचित, थोड़ा सा एक बात नहीं समझ में आई। ये बसों का किराया बढ़ा दिया गया तो हमारी ख्याल से मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में तो ये होगा ही। नहीं, निश्चित, क्योंकि हर विषय पे हाँ, विभाग का अलग अलग विभाग है। हाँ, वो तो सही है। विभागों में अपने अपने मंत्री हैं, उनके अधिकारी हैं, उनका अपना निजी एक एजेंडा होता है जिसमें वो बना के प्रस्ताव करते हैं। उसके बाद फिर वो सही है या गलत है, ये विवेकाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। हाँ, वही लागू करना या नहीं करना। हाँ, भाई, विभाग ने ये कहा कि नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, इससे हमारी जो बसों की, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि डीजल में बेतहाशा वृद्धि हुई है और जो हमारे बसों के जो परिवहन विभाग का स्टाफ है, उनके परिवार की भी चिंता करनी है, उनकी भी सैलरी में आपने देखा होगा पिछले वर्ष वृद्धि की गई और यात्रियों की संख्या बसों में बहुत कम हुई है। आप इस चीज को देखते होंगे। तो इस वजह से विभाग ने अपना एक पूरा वो तैयार किया, विश्लेषण किया उसका और तैयार किया कि अगर हम इतने किराए की वृद्धि कर देते हैं तो रोडवेज विभाग जो अभी तक घाटे में चल रहा है उसकी पूर्ति की जा सकती है। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका पूर्ण रूप से खंडन किया गया और इसको सही किया जाएगा। बिल्कुल, माने बजट में आपका दावा है कि ठीक भी किया जाएगा, निश्चित रूप से। अभिषेक, क्या कहेंगे जो बसों का किराया बढ़ गया एकदम? देखिए, सरकार जनता को मारने पे लगी है। यहाँ से मिनिमम अगर कानपुर शहर से देखा जाए, सबसे पास में अगर कोई जनपद आता है तो लखनऊ जाने के लिए आपको 24 से 25 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। सरकार ने ये पॉलिसी तय की। और अगर आप जो हमारे काबिल मित्र बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अधिकारियों ने कर दी, क्या अधिकारियों को अधिकार किसने दे दिया? जब सरकार बैठी है, ये सरकार का निर्णय होता है कि किस चीज में कमी करनी है, किसी चीज में वृद्धि करनी है, अधिकारी निर्णय लेंगे। क्या सारे सब कुछ अधिकारी चलाएंगे? सरकार आपकी है, आप अपने निर्णय को अधिकारियों पर थोप रहे हैं। दूसरा, आप रेट तो बढ़ा रहे हैं, फैसिलिटी के नाम पे क्या दे रहे हैं? इसी कानपुर शहर में जनपद में चले जाइए, एक चकरकटी बस अड्डा हुआ करता है,
उसमें फैसिलिटी के नाम से एक बड़ा टीन शेड नहीं है जहाँ पे यात्री आकर के रुक सके और अपने यहाँ लगे सामान कहीं एक जगह इकट्ठा कर सके। पीने की मूलभूत पानी की सुविधाएं नहीं है, स्वच्छ शौचालय और मूत्रालय नहीं की व्यवस्था है। और सरकार ने केवल कमाई के स्रोतों पे फोकस करना शुरू किया। कैसे सरकार जनता का पैसा लूट करके अपनी वाहवाही करे, अपने आप को डेवलप बताने काम करे, लेकिन जमीन पे कोई काम होता नहीं जा रहा है। यही हालत बसंत चुन्नीगंज की है। देख लीजिए, लगता है जमाने से वीरान सैकड़ों सालों का एक स्टेशन बस अड्डा बना हुआ है फैसिलिटी के नाम पे। वहां पे कई सोडियम लाइट की व्यवस्था ना हो, लेकिन जनता को केवल टैक्स और महंगाई के बोझ के तले मारने का एक और नया प्रयास है। ठीक बात। मोहित, आप क्या कहेंगे? जो हालात हैं, ये बात है, दो तीन बातें उठी हैं। एक तो जैसा कहा गया कि मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे और लगता है कि बजट में कोई राहत भी मिल जाए। दूसरा ये भी कहा गया कि जो अभी हमारे रचित जी कह रहे थे कि हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं, सुविधाएं देते हैं, उसका रोना जो है हमारे अभिषेक जी ने रो लिया। आप इस वृद्धि को किस रूप में देखते हैं? अगर मान लीजिए 63 रुपये से 90 रुपये डीजल हो गया है तो फिर बढ़ोतरी करना तो लाजमी था ना, तो क्या करेंगे? नहीं, सबसे प्राथमिक चीज ये है जो आपने भी अपने उद्बोधन में शुरुआत में कही है जी, ये जो बस है ये कोई लग्जरी का साधन नहीं है। ये व्यक्ति, वो तबके का व्यक्ति इसको उपयोग में लाता है जब उसको बहुत आवश्यक किसी एक स्थान पर दूसरे नियत स्थान पर जाना होता है, चाहे वो रिश्तेदार के यहाँ जा रहा हो या किसी कार्य से जा रहा हो या हो सकता है अपनी नौकरी के लिए जा रहा हो। तो आज अगर आप वृद्धि करने के कोई उद्देश्य भी अगर लेकर कोई सरकारें आती है तो कहीं ना कहीं समाज का वो वर्ग जो कहीं ना कहीं बहुत आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसके लिए अगर हम वृद्धि की बात ला रहे हैं तो ये कतई नाजायज है। जैसे आपने उदाहरण दिया, आप एक तरफ सब्सिडी भी हटाते जा रहे हैं चीजों की और गरीबों पर आर्थिक बोझ बढ़ाते जा रहे हैं, और दूसरा आज हर कार्य करने वाले को जिनको जो बस का उपयोग करते हैं उनके ऊपर एक अनावश्यक 25% का दबाव दे करके आर्थिक बोझ बढ़ा करके उनकी पीड़ा को और बढ़ाने का काम कर रही है। वो वर्ग है जो रोज कमाता है, रोज खाता है, रोज प्रयास करता है, वही इस बसों का उपयोग करता है। दूसरी बात, मैं एक बहुत गंभीर बात बता दूं कि अगर परिवहन, जो उत्तर प्रदेश परिवहन का जो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है परिवहन निगम, अगर वो आज घाटे पर चल रहा है तो आज उसके घाटे को पूरा करने के लिए आपको तो ऐसे मूलभूत चीजें लानी चाहिए, ऐसी उपयोग चीजें लानी चाहिए ताकि बसों की यात्रियों की संख्या बढ़े। आज संख्या कतई घटती जा रही है, केवल और केवल जिस तरीके से 25% आपने बढ़ोतरी करी, तो मैं बिल्कुल शायद कन्फर्म कह सकता हूँ कि संख्या और घटेगी और इससे आपका राजकोषीय घाटा और बढ़ेगा। पता नहीं कौन सरकार में बैठे हुए कौन से लोग इस तरीके की योजनाएं ला करके पहले तो गरीबों पर बोझ बढ़ाने का काम करती है, दूसरा आज का आर्थिक कोष भी कमजोर करने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, जिस प्रकार से आपका परिवहन वैसे भी खत्म में जा रहा है, ठीक बात, बिल्कुल रचित यात्रियों को लुभाने के लिए आपको सस्ती सुविधा मुहैया करानी। चलिए रचित की बात सुन लीजिए एक बार, ठीक, गरीबों को कम, चलिए एक बिल्कुल आपने सही कहा आर्थिक, ठीक, हाँ रचित, हाँ, अपने काबिल मित्रों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये कोई निर्णय नहीं है, ना ही ये आदेश है, ये एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को मंजूर करना ना करना ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री जी इस पर कह चुके हैं कि इस पर मैं गंभीरता से विचार करूंगा। दूसरा विषय आता है रोडवेज की बसों में जो सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट नौकरी करने वाले दैनिक रूप से जो सफर करते हैं उनके द्वारा उनके लिए एमएसटी का प्रावधान कौन लाया? सबसे पहले राजनाथ जी की सरकार में एमएसटी का प्रावधान आया। हमारी सरकार में ही महिलाओं को किराए में छूट दी गई। इससे पहले आपकी सरकार रही, क्या आपने इस विषय पर विचार किया? हमारी सरकार में ही सीनियर सिटीजन को मुफ्त यात्रा रोडवेज बसों में कराने का निर्णय लिया गया। क्या ये चीज हमारे मित्र नहीं जानते हैं? और मैं आपको बता देता हूं, अभी इन्होंने स्टेशनों की बदहाली की बात जो करी, तो झकरकटी बस स्टेशन से पहले कानपुर शहर में ही बस अड्डा कहाँ हुआ करता था, उसकी स्थिति क्या थी, ये भी शहरवासी अच्छी तरह जानते हैं। झकरकटी बस अड्डा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डेवलप किया गया और उसकी आप व्यवस्थाएं देखिए, उसमें शौचालय की व्यवस्था देखिए। और भारतवर्ष का सबसे ज्यादा आधुनिक अगर कोई रोडवेज बस स्टैंड बना है तो रूपैडिया में बना है, जिसका उद्घाटन माननीय परिवहन मंत्री जी ने अभी कुछ महीने पहले किया है। इसको हमारी उसमें
उसमें दिखाया गया है कि पूरे भारतवर्ष का सबसे अच्छा, सबसे सुसज्जित जो रोडवेज बस अड्डा है वो उत्तर प्रदेश ने बनाया। और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही, आपने कभी भी रोडवेज बस अड्डों को डेवलप करने का काम नहीं किया। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बस अड्डे नहीं थे, आपने कभी इसका विचार नहीं किया कि वहां पर भी एक बात सुविधा के लिए बस अड्डे होने चाहिए। हमारी सरकार आने के बाद 32 नए बस अड्डों का निर्माण कराया गया, जो कि सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस। अच्छा, एक मिनट रचित, दो बातें कहो। आप बार बार ये कह रहे हैं और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये नहीं, आपने कहा ये प्रस्ताव है। हम आपकी जानकारी के लिए, ये अधिसूचना बाकायदे जारी की गई है, सिर्फ प्रस्ताव पर कुछ नहीं होता है। लेकिन ठीक है, कोई बीजेपी, क्या हमको ये लगता है कि आप जैसे लोगों ने मुख्यमंत्री से ये कहा कि अरे साहब ये क्या कर दिया आपने, बसों का किराया बढ़ा दिया, ये तो आम जन पर बढ़ा दिया, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा अच्छा ठीक है, देखेंगे और इसको हम ठीक करेंगे? ऐसा नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री जी पूरा समय इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का, उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जनता का, उत्तर प्रदेश की वंचित शोषित जनसंख्या का किस प्रकार से उद्धार किया जा सके, किस तरह से उनको लाभ। चलिए मैं आपके रची एक सवाल और आप इस पूछ लेते हैं। सपा का एक रिएक्शन आया है। सपा कह रही है कि ये जो ग्लोबल समिट हो रहा है उसमें जो खर्च आएगा, उस खर्च को जनता से आप वसूल रहे हैं, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि न पहले निवेश पहले जमीन पर दिखाई दिया और न आगे वाला दिखाई देगा। ये जो खर्च उसका आ रहा है करोड़ों में, अरबों में, उसकी उगाही, उसकी भरपाई आप जनता से कर रहे हैं, ये रिएक्शन आया। अब आप बताइए क्या कहेंगे इस बारे में? आर्थिक मामलों पर जी पूरे विश्व में जो संस्था अध्ययन करती है और रिसर्च करती है, उसका ये कहना है कि पूरे भारतवर्ष में इन्वेस्टर समिट और जितने उद्योगों का रुझान, उद्योग लगाने का रुझान, उद्योगपतियों का विश्वास उत्तर प्रदेश पे हुआ है, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। जिस प्रकार से हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विदेशों में भी जाकर जिस प्रकार से निवेशकों को लुभाया, निवेशकों के लिए उनको अच्छी योजनाएं देकर उनको उत्तर प्रदेश में लाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले तक क्या पूरे प्रदेश में कभी कोई जानता था क्या कोई इन्वेस्टर समिट नाम की चीज भी होती है क्या? इससे पहले तक आप बताइए, जनता भी जानती है, कोई जानता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्वेस्टर समिट, उद्योगों के मामले में उद्योगपतियों का विश्वास उत्तर प्रदेश में बढ़ा, क्योंकि इससे पहले तो उत्तर प्रदेश गुंडों का प्रदेश। रचित अरे ये बताए नहीं, वो जो कह रहे हैं कि आप उसका खर्चा निकालने के लिए आपने जनता पर ये बोझ डाला, इसका ये इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा जो उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं, उनको लिए इन्वेस्टर समिट हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इन्वेस्टर। चलिए अविनेश जी, सुना कि सरकार कितने आगे बढ़ रही, लेकिन एक बात और बताएं आपको कि डेवलपमेंट का काम तो हो रहा है, प्रस्ताव भी आ रहे हैं। झाकरकटी बस अड्डा वो है जिसे पीपीपी मॉडल पर डेवलप करने का निर्णय लिया गया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव ही नहीं है बल्कि फैसला है। क्या कहेंगे? अब तो जब ये सुविधाएं मिल रही है तो भी जनता पर तो बोझ पड़ेगा ही। क्या कहेंगे? आप ये बताइए जी, ये फैसला कब लिया गया था? जी, समय पहले लिया गया था। ठीक। आज दिन तक जमीन पे उसका क्या प्रारूप तैयार है, क्या स्ट्रक्चर तैयार है? केवल फैसला ले लेना, कागजों पे कागजी नाव बनाकर तैरा देना, क्या यही निर्णय होता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर छोड़िए, अभी आप ही बता रहे थे उत्तर प्रदेश स्तर पे भी कानपुर जकरकटी बस अड्डे का नामो निशान नहीं है। यही दूसरा स्टेशन जो मैंने आपको चुन्नीगंज बताया, आप जाकर के देख लिए, घंटों जाम की स्थिति है। वहां से बस निकलना और बस जा खड़ी होना मशक्कत का विषय है। आप बता रहे हैं, जाइए लखनऊ का बस स्टेशन देखिए जाकर के, आलमबाग वाला, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ। आप कहते हैं कि कुछ किया ही नहीं है, अरे जाकर के देखिए, शहर से बाहर निकलिए तो समझ में आएगा क्या किया आपने। आप तो बड़ी बड़ी योजनाएं ला करके उनको कागज पे तैयार करके आपने रेलवे स्टेशन पीपीपी मॉडल में दे दिया। क्या हुआ? 200 करोड़ रुपए
इन्वेस्ट करने के लिए आपने दे दिया 100 साल के लिए उसको, और 800 करोड़ रुपए का उस पे रिकंस्ट्रक्शन का टेंडर निकाल दिया। आप ऐसे उद्योगपतियों को आपने ये बताया था कि सरकार उद्योगपति पूंजीपति के साथ है, ये गरीब जनता के साथ नहीं है। गरीब जनता का शोषण उत्पीड़न करने के लिए देखिए देश में कैसे बड़े बड़े उद्योगपति कितना फ्रॉड कर रहे हैं। सरकारी कंपनियों के डूबने का नंबर आ गया, ये स्थिति है देश की। चलिए अभी हम लोग रोडवेज के उत्तर प्रदेश से ही बात रखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देखिए बसों की, आज हम लोग को कहीं जाना होता है, हम सरकारी बसों की तरफ रुक नहीं करते, प्राइवेट बसें हैं। यहाँ आपको कल्पना बस सर्विसेज बताते हैं, शताब्दी बस सर्विस, उस पे यहाँ से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जाना पसंद करते हैं। बसों की हालात ये है कि शीशे टूटे हुए हैं, ठंडी में जो जाता है वो ठंड के मारे जला जाता है। बहुत हालत ये है, कितने झटके लगते हैं, शीशे टूटे हुए हैं, अंदर बैठने की व्यवस्था होगी, गद्दियों की व्यवस्था ठीक नहीं है, और किराया बढ़ रहा। ठीक बात, ठीक बात। ये हालत हो गई है, ये हालत हो गई है सरकार में लूट से। ये अभी बता रहे थे कि प्रदेश में इनके पूर्व में भी आपने बताया राजनाथ जी की सरकार थी, कल्याण, तब भी गुंडा राज चल रहा था, जनता का दुख नहीं, तब भी गुंडा राज चल रहा था। चलिए राज की आप बात करते हैं, आप में सुशासन ही नहीं ला पाए। चलिए 7 साल हो गए आपको सरकार चलाते हुए, 6 साल हो गए। चलिए जमीन पे आपके पास इन्वेस्टर समिट के नाम पे क्या इन्वेस्टर कानपुर शहर में कौन सी ऐसी फैक्ट्री इंडस्ट्री लग गई जो इन्वेस्टर समिट का हमको कुछ स्वरूप दिखता हो। इन्वेस्टर समिट 6 सालों से मैं देख रहा हूँ, हर वर्ष इन्वेस्टर समिट के लेकर के नई नई योजनाएं आती है, नए नए एमओयू जारी होते हैं, लेकिन जमीन पे एक फैक्ट्री भी कानपुर से लेकर रूमा तक कहीं लागू होने के लिए, बनने के लिए कुछ इनका स्ट्रक्चर नजर नहीं आया है। ठीक बात। मोहित ये बताइए कि ये बात भी सही है कि जब यात्रियों की संख्या कम हो रही है, मोनू कह रहे हैं कि जो बसें हैं वो जर्जर हाथ में, और ये भी सही है। अगर ये स्थितियां ना होती तो अभी बीच में जब भीषण सर्दी पड़ी थी, कोहरा बहुत तेजी के साथ था, तो ये तो अव्यवस्था ही थी, प्रॉपर लाइट नहीं थी, प्रॉपर जो है शीशे नहीं थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो रात को सेवाएं बंद करनी पड़ी थी। ये भी सही बात है। तो ऐसे हालात में अगर हमको सुधारना है तो फिर सुधारने के लिए आर्थिक पक्ष तो मजबूत करना ही पड़ेगा, और क्या साधन है अगर किराया नहीं बढ़ाएंगे तो। नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही। अगर आर्थिक पक्ष मजबूत करना है तो क्या हम जो हमारे समाज के सबसे गरीब लोग हैं, क्या उनका ही दोहन करने लगेंगे? क्या यही समाज की अवधारणा है? अगर किसी आर्थिक पक्ष को लेकर के चलना है तो आज सरकार के पास ग्लोबल समिट करने के लिए, अपने मंत्रियों को पिकनिक कराने के लिए, पूरे देश विदेश भेजने के लिए, अरे पिकनिक नहीं कराने, तो पैसा ला रहे हैं। आज उसका रिजल्ट दिखेगा, हम आपको दिख रहा है। पिछले 4 सालों से पिछले कितने एमओयू साइन हुए और कितने धरातल पे उतरे, वो हम आप जानते हैं, उस पर चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप केवल फोटो खींच दिए कि फोटो दिखा के बता रहे हैं कि उजाला बहुत तेज हो रहा है, तो ये चल रहा है, ये प्रकाश इसी तरीके मिल रहा है, फोटो से प्रकाश मिल रहा है। ये सरकार का काम ही यही है कि प्रचार के माध्यम से ही इतना तेज बोलने की कोशिश करती है कि वही सत्य मान लिया जाए, लेकिन सत्य होता है, वो अटल उज्जवल होकर निकलता है। तो आज अगर बात करें ये जो किराया बढ़ाने की, तो आप जब अगर उसका बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट से, तो आप पिछला इतिहास भी देखते रहिए। जब मोदी जी और योगी जी की रैलियां होती है तो इन्हीं बसों में भर करके लोग लाए जाते हैं, वो फ्री में लाए जाते हैं। तो आपके जमाने में भी होता था, आपके भी जमाने में होता था, आपकी भी सरकार में इन बसों का प्रयोग होता था। सरकार में होता रहा, तो प्रश्न उठाते रहे होंगे। हाँ। जो दायित्व है, हम दायित्व बता रहे हैं, जो उन बसों में जो जनता लाई जाती है उससे पैसा और उसकी भरपाई कहाँ से होती है? ठीक बात है। वो फ्री में लाए जा सकते हैं। तो हमारे जरूरतमंद लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अगर बैठे हैं तो उनका किराया कम करने के बजाय बढ़ाया जा रहा है। ये तो कतई बिल्कुल ठीक बात, बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं। बिल्कुल आपके दो मुहे को उजागर करती है कि आप अपनी रैलियों को भरने के लिए, रैलियों में लोगों को लाने के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रहे होते हैं। गांव-गांव में प्रधानों की ड्यूटी लगा देते हैं, घर वार्ड अध्यक्षों की ड्यूटी लगा देते हैं कि 2 बसें 4 बसें आपको भर के भेजनी है, बसों का उपयोग करना है, बसों को भी पूरा। ठीक बात, बिल्कुल। आप अपने रैलियों के लिए संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और गरीब जब जाने के लिए, अपने कार्य के लिए जाने के लिए, बिल्कुल आपकी सही बात, जाने के लिए अगर आपसे अपेक्षा रख रहा है तो आप बता रहे हैं कि नहीं, खर्चे
करने के लिए हम आर्थिक आपका ही तो समायोजन करें। ठीक, बिल्कुल। सरकारी रूप से बिल्कुल गलत, मैं आपकी बात मान गया। आप रचित ये पहले बताइए, एक मिनट रचित, मेरे मित्र ने अभी जो आरोप लगाए हाँ, कि हमारी रैलियों में सरकारी बसों का दुरुपयोग होता है। चुनाव के वक्त भी समाजवादी पार्टी और माननीय प्रियंका गांधी जी के द्वारा ये सवाल उठाया गया था। जब ये सवाल उठाया गया तो सरकार ने सुन लिए नहीं हो पाएगी ना, आप बात सुनना आप सुनना सीखिए। आप सुन ले आपको भ्रष्टाचार में एड़ी से लेकर चोटी तक डूबे हुए, आपको बोलने का एक मिनट, अगर नहीं आप ये गलत बात है। एड़ी से चोटी तक भ्रष्टाचार में आपका एक भी कोई भी योजना भ्रष्टाचार में हर योजना आप तो भ्रष्टाचारी सुनिए, आप जब चलिए अब एक मिनट मोहित आप रुक जाइए, भ्रष्टाचार को विश्व एक आप उत्तर प्रदेश सरकार की, ठीक, आप उत्तर प्रदेश सरकार का एक भ्रष्टाचार बताइए, आप उत्तर प्रदेश सरकार का एक केंद्र सरकार का एक भ्रष्टाचार बताइए। चलिए मैं आपके बीच में भ्रष्टाचार बताऊं। अच्छा एक मिनट नहीं मोहित जी, आप मोहित रुक जा, मोहित आप सुनना सीखिए ना। आप सुन लिए, झूठ बोलेंगे, अच्छा झूठ बोलेंगे तो सच को सुनना। अच्छा एक सच सुनना सीखिए। अच्छा आप ऐसे ना जनता को सुन नहीं पाएगी। अच्छा एक मिनट, नहीं आप अच्छा ठीक, तब आप बोलिए, अच्छा अब तब बोलिएगा। मोहित हम आपको समझ लेंगे, एक मिनट, सुनिए, कांग्रेस सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। एक मिनट, समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा अच्छा एक मिनट मोहित एक मिनट, लूट खसोट की आपने। अब रुक जाए अच्छा रुक जाए, अरे एक मिनट, अरे रुक जाए घोटाले किए, चाहे वो व्यापक घोटाला हो। अच्छा एक मिनट मोहित घोटाले किए, रुक जाए, अच्छा रुक जाए आप सब सुनिए ना, आप सब नहीं सुनना। देखिए ये लोग इनका सच इनका सच जनता तक ना पहुंच पाए, एक मिनट, ये लोग बोलने का मौका एक मिनट मोहित उनको पूरा बोलने का मौका। मोहित आप रुक जाइए, अच्छा एक अच्छा रुक जाए, अच्छा हम बता प्रियंका गांधी, आपकी प्रियंका गांधी अच्छा एक मिनट सुन दो, अच्छा आप सुन तो लीजिए, बसों की लिस्ट देती है और उन बसों की लिस्ट में नंबर होते हैं, अच्छा एक नंबर होते हैं। अरे एक अच्छा एक मोहित एक मिनट, आपको शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एक कार्यकर्ता को शर्म आनी चाहिए कि आप कोरोना काल में एक बस रुक जाए, बताने के लिए बसों के नंबर दे रहे हैं। रुक जाए आप लोगों के अच्छा रुक जाए, अभी आप रुक जाइए अंदर मानवता, मोहित रुक जाइए, आप लोगों ने 70 सालों तक देश को लूट कर अच्छा बर्बाद कर दिया। मोहित जी एक मिनट मोहित, लूट के बर्बाद कर दिया। अच्छा एक मिनट, जनता ने आपको जनता ने उसका अच्छा एक मिनट मोहित, जनता ने उसका फल दिया। आज आप अच्छा देख एक मिनट रुक जाए, अच्छा देखिए आप कहीं पर भी हैं, देखिए एक मिनट जरा आप भी रुके, अच्छा एक मिनट लारे बैठे आप बैठे अच्छा बैठो अरे एक मिनट अच्छा एक मिनट अच्छा अरे रुक जाए अच्छा दोनों लोग रुक जाए, आप रुक जाए अरे एक मिनट बस रुक जाइए आप अच्छा रुक जाइए अच्छा रुक जाइए पहुंचाने के लिए जो अरे एक मिनट सुनो मेरी मोटरसाइकिलों के अरे जी शर्म से डूब के अच्छा एक मिनट कांग्रेस पार्टी वालों को अच्छा एक मिनट मोहित एक बताओ, अगर आप इसे बार बार पूछे दुरुपयोग हो रहा नहीं तो क्या मैं अब मुझसे मैं कह रहा हूँ अब मैं बोल रहा हूँ रचित मैं बोल रहा हूँ डिबेट का तरीका ये नहीं। अरे तो एक मिनट मैं कह रहा हूँ अरे तो मैं रोक रहा हूँ मोहित, सवाल ये है कि एक मिनट मेरी बात एक बार सुनो, एक तो हम आपको मौका दे रहे हैं, आप मौका पे अपनी बात बोलिए,
दूसरी चीज आप कह रहे हैं इनसे कि मेरे पे कि दुरुपयोग हुआ कि नहीं, क्या ये कह देंगे हाँ हमने दुरुपयोग किया? ये तो कहेंगे दुरुपयोग नहीं किया। ये कौन सा तर्क है? नहीं, इससे फायदा क्या होगा भाई? नहीं, तो इनकी बात सुन लो, इनकी बात सुन लो। देखो, हमेशा जब डिबेट अच्छी वो होती है कि जिसमें आपका पॉइंट ये बताएं, इनका पॉइंट ये बताएं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, चलिए, अब एक बात, अब आप समझ लीजिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं जो वर्ड पूछ रहा हूं वो अब थोड़ा सा एक नया सब्जेक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। रचित जी, जरा मुझको ये बताइए कि संसाधनों की इतनी कमी अपनी सरकार के पास है कि सिग्नेचर बस अड्डा एक लंबे समय से बना हुआ बिल्कुल तैयार है, लेकिन आज तक उसका संचालन नहीं हो पाया। क्या कारण आप मानते हैं उसका? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी लगभग 274 बसों का बेड़ा उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग को सौंपा गया। ठीक, बहुत सही। हर स्टेशन में लगभग 32 हमने पूरे उत्तर प्रदेश में नए रोडवेज के बस स्टेशन बनाए हैं, जो कि बहुत ही आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। धीरे धीरे, एकदम से पूरी व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे, और इसका रिजल्ट हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 के चुनाव में मेरे सभी फैसलों को सही ठहराते हुए तभी दोबारा जनादेश पूरे रूप से दिया। हम लोगों ने 32 नए जो है रोडवेज बस स्टेशन बनाए, सारे बस अड्डों को अपनी नई बसें दी। हाँ, ये हो सकता है कि पूर्ण रूप से सही नहीं, लेकिन हम लोग अच्छी व्यवस्था के प्रति बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आप इस समय बता सकते हैं कि आपका सिग्नेचर बस अड्डा कब तक शुरू हो जाएगा? नहीं, इस विषय में, सिग्नेचर बस अड्डे के विषय में अभी मेरे को संज्ञान नहीं है, इसलिए मैं कोई गलत कमिटमेंट आपके इस चैनल के माध्यम से नहीं करना चाहता हूं। बहुत सही बात, बिल्कुल ठीक बात, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अभिषेक, ये बताइए कि जैसा कि अभी रचित कह रहे हैं कि हमने काम किया है, क्या ये बात तो सही है कि बसों का दुरुपयोग लोग करते हैं, राजनीतिक दल के लोग भी करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, अपने अपने ढंग से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लिखा पढ़ी में पैसे भी दे देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई वो। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर जो ये बसों की दुर्दशा है, और जैसा कि आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि क्या कारण है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो लोग बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारा सेक्टर कमजोर, इसका कारण आप क्या मानते हैं? सर, जो एक कारण है जी, सरकार की अनदेखी, अधिकारियों का सरकार के प्रति डर ना होना, और प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाना, ये इनके 3 प्रमुख कारण हैं। जैसे आप चले जाइए फजलगंज में, आपको वहां पे बस अड्डे भी दिख जाएंगे जो प्राइवेट हैं, वहाँ बैठने की व्यवस्था भी है, टिकट की विंडो की भी व्यवस्था है, और वहाँ शौचालय की भी व्यवस्था है। ठीक है। दूसरा, अब जब तक सरकारी व्यवस्थाएं अगर अच्छी रहेंगी तो ये प्राइवेट बसों का संचालन कौन करेगा? अगर हमारे पास सरकार द्वारा दी गई बसें अच्छी व्यवस्था में, उचित दर में और अच्छी फैसिलिटी के साथ हमको प्रोवाइड होती है, तो हम लोग, आम जनता, उस प्राइवेट बस का यूटिलाइजेशन क्यों करेंगे? लेकिन जब हमको फैसिलिटी नहीं मिलती है, हमको उसकी सुविधाएं नहीं मिलती है, हमको किराया ज्यादा लगता है, हमको वैसी व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं जो हमको आम जनमानस को आज के समय चाहिए, तभी हम प्राइवेट की तरफ भागते हैं। सरकार ऐसी स्थिति बना देना चाहती है कि ये सब घाटे में दिखा करके उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को बंद करके किसी प्राइवेट कंपनी को उत्तर प्रदेश बस का संचालन दे दिया जाए। दूसरा, आपने कहा कि बड़ी प्रोग्रेस रिपोर्ट हो रही है। भाई, मैंने अभी आपको आसपास के हम 5-7 जनपदों को ले लेते हैं, चलते हैं उन्नाव, बताइए क्या हालत है वहां के बस अड्डे की। आ जाते हैं कानपुर, देख लीजिए क्या हालत है बस अड्डे की। हम चले जाते हैं कन्नौज, देख लीजिए वहां क्या हालत है बस अड्डे की। ये स्थिति है, फैसिलिटी जीरो और खर्चे वीआईपी क्लास के। चलिए, एक हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बस के महंगे सफर पर। रचित, जरा ये बताइए कि अभी आपने अभिषेक को सुना और एक बहुत अच्छी बात आई है, प्राइवेट सेक्टर
और सरकारी। हमारी जो सरकारी रोडवेज है उसकी खस्ता हाल है, सब लोग जानते हैं। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर और बड़े सीमित साधन में पैसा भी ले रहे हैं। उनके स्टेशन जाइए तो रात को जगमगाते रहते हैं, वहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी की व्यवस्था है, प्रॉपर जो है पार्किंग की व्यवस्था है, आपका लगेज होगा उसको पैकेज करके वहाँ पर पहुँचाने की व्यवस्था, सारी सुविधाएं देते हैं और पैसा भी लेते हैं और पैसा खुल करके आदमी देता। क्या कारण है कि प्राइवेट सेक्टर आगे रहते हैं, वो लाभ पर चलते हैं और हम घाटे पे चले जाते हैं और स्थिति भी ठीक है और हम चाहते भी नहीं कि इसमें यात्रा करें। क्या कारण है? इस पर सरकार क्यों नहीं सोचती, जबकि सरकार तो निजीकरण पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है। देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में अग्रणी है, ठीक, और हमारे पूरे प्रदेश में कई लेयर में कैटेगरी के लोग रहते हैं, मध्यम वर्गीय भी रहते हैं, निचले तबके के भी रहते हैं और हाई क्लास भी रहते हैं। तो जो प्राइवेट बसों में जो सफर की आप जो हमारे मित्र ने बात की, तो जो हाई क्लास का व्यक्ति है वो सफर करना चाहता है प्राइवेट बसों में कि उसमें उनको सुविधा एक्स्ट्रा मिलती है, तो उसलिए वो जाते हैं। और प्राइवेट बसों की कितनी संख्या है, जैसे आप बता रहे हैं कि प्राइवेट बसों के स्टेशन बहुत अच्छे बने हैं, तो मैं मोनू जी से पूछना चाहता हूँ कितने स्टेशन बने हैं। एक स्टेशन को मैं जानता हूँ शताब्दी ट्रेवल्स वाले का, बाकी तो सबके छोटे छोटे ऑफिस बने हुए हैं और लग्जरी बसें हैं उनके पास, जिसमें वो लोग सुविधाएं अच्छी देते हैं। हमारी प्राइवेट बसें हैं, हमारी प्राइवेट बसें में जो वातानुकूलित बसें हैं उनका जो रेशियो आता है वो 85% लगभग आता है। तो हमारी बसों में भी हाई क्लास का आदमी सफर कर रहा है और अच्छी तरह से अच्छी सुविधाओं के साथ कर रहा है। हमारे सरकार आने के बाद बसों की संख्या, नई बसों की संख्या भी बढ़ाई गई है, स्टेशनों को भी आधुनिक किया गया है। उसके साथ साथ जो पुरानी बसें थी, जो बसें प्रदूषण फैला रही थी, जो बसें यात्रियों की यात्रा में ज्यादा मतलब ठीक नहीं थी, बहुत खराब स्थिति में थी, उनको हटाकर नई बसों को लाने का काम भी किया गया। तो व्यवस्थाएं चल रही है, क्योंकि जहां पर आबादी की ज्यादा होती है तो वहां पर समस्याएं आती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कितना है भाई, सरकारी बसों के अपेक्षा हम तो पूरे कानपुर शहर में एक शताब्दी वालों का केवल बस जानते हैं कि वो बना हुआ है, बाकी तो सबके छोटे छोटे ऑफिस बने हैं। उससे अच्छा तो हमारा झकरकटी बस अड्डा आप देखिए। जी, हमारे रचित भाई ने बताया कि प्राइवेट बस अड्डा जो भी संचालन हो रहा है, सरकार का बस अड्डा कानपुर शहर में 2 है, एक झकरकटी, एक दूसरा चुन्नीगंज। दोनों की हालत देख लीजिए। वो तो और प्राइवेट कंपनी चलाने वाली कम से कम ऐसी 10 कंपनियां हैं। भगवती है, कल्पना है, शताब्दी ट्रेवल्स है, ऐसे अनगिनत अपने अपने स्टेशनों से, अपनी अपने जगहों से वो अपनी सवारियां लेकर चला रही हैं। और उनका कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रही हैं। इसके लिए कई बार मुहिम चलाई आरटीओ विभाग ने, लेकिन ठीक बात है, वो प्राइवेट कंपनियां इतनी भारी हैं कि वो सरकार के आरटीओ विभाग पे भी लगाम लगाने का काम करती हैं। बिल्कुल, कई लोगों ने उस पर प्रयास किया, कई आरटीओ आए, कई ऐसे अधिकारी आए जिन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इतना भारी है कि वो चलने नहीं देता है। बिल्कुल नहीं चलने। और सरकारी कंपनियों पे अगर हम एक लगेज भी ले जाते हैं तो उस पे इतने आर्ग्यूमेंट है, इतने कानून है, इसीलिए सरकारी व्यवस्थाएं सब फेल हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मोहित जी बताइए, ये जो बढ़ा है सफर का 24%, इसका क्या इफेक्ट होगा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। ये सफ़र देगा पब्लिक को, सफ़र में सफ़र और बढ़ा उसका जी। ये हिंदी वाले सफ़र को अंग्रेजी वाले सफ़र से मिलाने की कोशिश करी है। चलो ऐसे भी ये सरकार हर चीज़ विभाजित करने की कोशिश करती है। पहला प्रयास है हिंदी और इंग्लिश को एक साथ मिला करके, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों कष्टकारी चीज़ें हैं। तो अगर ये सरकार इसको वापस नहीं ले रही है या कहीं ना कहीं संवेदनहीनता दिखा रही है इस मुद्दे पर, तो आज वो वर्ग जो सफ़र करता है
उसको कहीं ना कहीं कष्ट होगा, उसको कहीं ना कहीं जो उसकी जेब है, जो कई मुद्दों पर, कई चीज़ों पर, चाहे वो जब अनाज खरीदने जाता है या सब्जी खरीदने जाता है या रसोई गैस खरीदने जाता है या तेल खाने वाला खरीदने जाता है या कोई भी मूलभूत अपनी ज़रूरत की समस्याएं लेकर के जाता है, तो हर जगह आज महंगाई से कहीं ना कहीं मुकाबला करता है। तो जहाँ सरकार उसको राहत दे सकती थी, तो कहीं ना कहीं राहत घटाने की जगह बढ़ाने का काम करेगी। अगर इस जो आप मुद्दे को लेकर के आएगा, 24% का जो अध्यादेश पारित हुआ है, इसको अगर वापस नहीं लेती है। ठीक बात है। रचित, आपको नहीं लगता है कि इसका इफेक्ट पड़ेगा और इसीलिए आप लोगों ने ये फैसला ले लिया है कि इस पर हम जल्दी संज्ञान लेकर के जो है इस पर फैसला लेंगे, जैसा कि अभी आप कई बार कह चुके थे? तो आपको भी लगता है कि इससे जो है वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी और जो आम आदमी है वो परेशान और हो जाएगा? क्या आपको नहीं लगता? हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है जी कि हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ने देंगे। हमारे प्रदेश की जनता किस तरह से खुशहाल होगी, किस तरह से हमारे प्रदेश आगे बढ़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार कटिबद्ध है और वचनबद्ध है। इसीलिए हमारी सरकार के द्वारा कहा गया कि इस पर हम विचार करेंगे। और वही हमारे समाजवादी पार्टी के साथी मोनू गुप्ता जी ने जो कहा कि रोडवेज बस स्टैंडों की, तो अभी हमने उसको देखा, आंकड़े बताते हैं कि व्यवस्थाएं किसकी सरकार में अच्छी रही और किसकी सरकार में खराब हैं। ठीक बात है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 58.4% घाटे में रोडवेज रोडवेज का विभाग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इससे पूर्व वाली सरकार में इस घाटे में बिन नो प्रॉफिट नो लॉस में रोडवेज को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिस तरह से हम लोगों ने स्टेशनों का विस्तार किया है, रोडवेज बसों का विस्तार किया है, उनको जिस तरह से हम लोग आधुनिक सिस्टम में लेकर आए कि जैसे आज आप रोडवेज बस में अगर आप अपनी टिकट बुक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आपको एक बस का स्टेटस पता चल जाएगा कि ये इस बस का मैंने किया है, ये बस कहां पे है। ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। और निश्चित रूप से मैं इस पंचवर्षीय सरकार में जो हमारे परिवहन विभाग की जो योजना है, रोडवेज की परिवहन विभाग निश्चित रूप से प्रॉफिट में आएगा और जनता को पूरी सुविधा देगा। और जो किराए की व्यवस्था है, इस पे हमारी सरकार विचार करेगी। किसी भी प्रकार से जनता पे कोई भी बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। ठीक बात है। अभिषेक, क्या आप लोगों को ये नहीं लगता है कि आप लोगों की आवाज इतनी कमजोर हो गई है, इतनी दुर्बल हो गई है, इतनी कम हो गई है कि सरकार कोई भी फैसला लेती है लागू कर देती है? उसे अब ये डर नहीं है कि जन आक्रोश क्या होगा, जनता क्या करेगी? इसलिए क्योंकि पहले भी जरा चीज में अगर दाम बढ़ते थे तो एक जनता का आक्रोश दिखाई देता था। जनता का आक्रोश मतलब पार्टियों का, विपक्ष का। अब क्या वो दमखम नहीं रह गई है जिसके कारण ये स्थितियां बन गई है? देखिए, ऐसा है, पहले सरकार लोकतंत्र को मानने वाली सरकार थी। ठीक बात। आजकल डिक्टेटरशिप की सरकार हो गई। उनका कहना है लगा दो, हम देख लेंगे। तानाशाही करके, गुंडाई करके, सरकारी मशीनों का दुरुपयोग करके, उस दमन चक्र चला करके पार्टियों का जनता का जो आक्रोश उसको दबा देंगे, कुचल देंगे। उस पैटर्न में सरकार मदमस्त होकर के काम कर रही है। 6 सालों के अपने विकास कार्यों पे अगर ये अपना समीक्षा करेंगे तो इनको नजर आ जाएगा कि इन्होंने क्या किया। ऐसा ही हमारी सरकार में गरीब रथ चाली किया था, तो वो देखने लायक था। कानपुर नहीं, उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास बसें आई थी जो पूरी सेंट्रलाइज एसी के तरीके एसी थी और जो प्राइवेट बसों को टक्कर देती थी। आज उन बसों को मेंटेनेंस ना होने के कारण वो कंडम हो गई हैं। सरकार का कोई रुख नहीं है और सरकार ने एक मन बना लिया है कि 25 रुपए बढ़ा दो, फिर बाद में 10 रुपए खर्च कर दो और हम जो है जनता को कहेंगे नहीं देखिए हमने बढ़ाए थे और हमने जनता को ध्यान में रखते हुए 25 15 कम कर दिए, 10 रुपए बढ़ गए। सस्ती के नाम पे कोई चीज है। दो बातें आपने दो बातें कही। एक तो कहा कि सरकार बड़ी तानाशाही, तो क्या उनकी तानाशाही के सामने आप लोग बैकफुट पे चले गए? आप कहे नंबर एक और नंबर 2 आपने कहा है
कि 10 रुपए बढ़ा दो कुछ कम हो जाएंगे, तो क्या 24% की बढ़ोतरी हुई है और इसको कुछ कम करके ये दावा किया जाएगा? देखिए, आपके जो हमारे मित्र बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जी, इन्होंने ही बताया, इन्होंने कहाँ से सुना मुझे नहीं पता, ठीक, लेकिन सरकार की एक पॉलिसी होती है, पहले 100 रुपए बढ़ा दो, फिर 50 रुपए कम कर दो, तो लगा देंगे। सरकार ने बड़ी जनता को रिलीफ दे दी। सरकार ने पहले 125 रुपए बढ़ा दिए, फिर 10 रुपए कम कर दिए और उसकी वाहवाही लूटने का प्रयास करती है। आंकड़े की सरकार है, ये 58% का आंकड़ा लिया है, हमको पता नहीं कहां से लिया है, इनके पास कौन सा आंकड़ा है। ये अभी मैंने आपको रेलवे बस स्टेशन की सारी जिले वाइज, जनपद वाइज आपको बता दी। मुझे कहीं नहीं नजर आया कि डेवलपमेंट के नाम पे किसी बस स्टेशन का कोई कार्य हुआ हो और कहीं पे कोई ऐसी सुविधा प्राप्त की गई हो जो कानपुर नहीं शहर लेवल पे अपना ठीक बात है। मोहित, बहुत संक्षेप में, क्या कांग्रेस तो इस समय मुद्दों को ढूंढा करती है, मुद्दा मिल जाए क्योंकि हमको तो आगे बढ़ना है, मजबूत करना है, क्या इस मुद्दे पर भी कोई चर्चा कांग्रेस करेगी क्या? नहीं, मुद्दों पर चर्चा, मुद्दे ढूंढने, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। मुद्दों को कहीं ना कहीं इस सरकार की आंख खोलने के लिए सारे प्रयास करने भी चाहिए और ये करेंगे। राजनीतिक दलों का फर्ज होता है जो विपक्ष में होते हैं, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज को दबाने का जो आज बताया, हर तरीके से सरकारी मशीनरियों के उपयोग से करती है। आज ये विपक्ष को कमजोर करने के लिए विपक्ष की आवाज जनता तक ना पहुंच पाए, जनता के उससे पहले आंदोलनों को कुचलने का प्रयास करती है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे लखनऊ में चले जाइए तो वहां पर इको गार्डन पे आपको आंदोलित छात्र मिलेंगे, आंदोलित बेरोजगार मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी आवाजें आम जनता तक ना पहुंच पाए, उन माध्यमों को भी कैप्चर करने की कोशिश करी जा रही है। तो सरकार विरोध के स्वर को शब्द दबाने के लिए पूरा प्रयासरत रहती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रचार को, विरोध की आवाज को दबाने के माध्यम उपयोग करती है, लेकिन जनता है जब उसकी जेब पर डाका पड़ेगा तो जागरूक होगी, सजग होगी और कहीं ना कहीं उन मुद्दों को खुद लेकर के न्याय करेगी अपने साथ और इनको कहीं ना कहीं गद्दी से बेदखल करने का पूरा। आप कोई बात कहना चाहते हैं आखिरी में, लेकिन ये भी बताइएगा कि जो इन लोगों ने कहा कि आप तो आवाज दबा देते हैं, आप इको गार्डन ले जाएंगे, आप पहले ही आंदोलन को कुचल देंगे, जिसके कारण जो है जनता की आवाज ही नहीं आ पा रही है। देखिए, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की आत्मा इस आंदोलन के लिए गवाही ही नहीं देती है। ये लोग स्वयं में आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। इनकी जब सरकारें थीं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज को उठाने का काम किया था, क्योंकि ये लोग एसी में बैठकर राजनीति करना चाहते हैं, रोडों पर आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ इनके पास कोई ऐसा ठोस मुद्दा नहीं है जिसको लेकर ये रोडों पे आ सके। दूसरा विषय रोडवेज बसों का मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको भी ध्यान होगा और मेरे मित्र भी इस चीज का ध्यान कर ले, रात के वक्त जब रात का सफर होता था तो उत्तर प्रदेश की जनता रोडवेज बसों में सफर करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रोडवेज बसों का लूट की संख्या पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो जिससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, 0% बसों में, सरकारी बसों में लूट की घटनाओं का प्रतिशत जो है वो 0% है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जनता रात में रोडवेज की बसों में सफर करना पसंद नहीं करती थी। और मेरे मित्र ने एक बहुत पहले सवाल कहा था कि रैलियों में सरकारी बसों का दुरुपयोग हुआ। एक आरटीआई एक्टिविटीज की वजह ने एक आरटीआई डाली और उसमें पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जो बसें ली गई हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो रैलियों में बसें चली थी, तो आरटीआई बाकायदा सभी प्रिंट मीडिया के अखबारों में निकली थी, उसकी पूरी रिपोर्ट निकली थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बसों का उपयोग किया है उसका एक एक पैसा सरकार में जमा किया, और समाजवादी पार्टी की सरकार में जिन बसों को रैलियों में लगाया गया था उसका 4.25 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवहन विभाग का बकाया था, क्योंकि इनकी मंशा थी कि लूट घसोट और हम गुंडागर्दी के दम पर पुनः सरकार में आएंगे और इस सरकार को ये पैसा नहीं देंगे। अब से एक संक्षेप बताइए। बहुत देर से आरोप लगा रहे हैं, गुंडा राज था, ये था, भ्रष्टाचार था। 10 साल से इनकी केंद्र में सरकार है, 6 साल से इनकी प्रदेश में सरकार है। ये क्या वहाँ घास छील रहे हैं?
इनको कुछ करना ही नहीं आता है। ना किसी को जेल भेज पा रहे हैं, ना किसी को पनिश कर पा रहे हैं। इनका क्या मतलब है सरकार का रहने का? आपकी सरकार के 4 IAS अधिकारी जेल में, आपकी सरकार का कैबिनेट मंत्री, आप क्या आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री जेल में। सुनना भी सीखिए। अब ऐसा है ना, जब आप उतनी देर संक्षेप ही बता रहा हूँ। आरोप इतनी बात का है कि आप आरोप लगा के सिर्फ केवल आंकड़ों की बाजीगरी, आप भ्रष्टाचार है, आप बेईमान है, लेकिन आप कर कुछ नहीं पा रहे किसी का। आप किसी एक आदमी को ना जेल भेज पा रहे हैं, ना किसी को कार्रवाई कर पा रहे हैं, और न केवल झूठ बोल करके। प्रजापति क्या स्विट्जरलैंड में रह के आए हैं? अभी आपके खनन मंत्री प्रजापति जी स्विट्जरलैंड में रह के आए हैं, 2.5 साल से जेल में बंद है। देश में ऐसा ही है, 2.5 साल बंद है जेल में। आपकी सरकार के 4 अधिकारी जेल काट रहे हैं। जांच की बात कर रही है, नहीं किया जा सकता मेरे मित्र। भ्रष्टाचार बोलता है, उत्तर प्रदेश की एक जनता जानती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से आपने बातचीत की, लेकिन एक राहत वाली बात तो है जो भाजपा की ओर से आई है कि जो सफर महंगा हुआ है इसमें राहत मिलेगी, इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे संज्ञान में लिया है। ये बात दूसरी है, जैसे हमारे विपक्षी लोग भी कह रहे हैं कि 10 रुपये बढ़ा दिए और उसमें से 4 रुपये कम कर दिए, ये भी हो सकता है, लेकिन राहत तो मिलेगी। हम तो इसे अपनी उपलब्धि मानते हैं। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।